हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर 9 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में। तो आइए हम वन बाई वन कर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 2 देखिए। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। क्रियाकलाप 2 में आपको क्या बनाना है? विद्युत परिपथ। आपने विद्युत शेल के एक टर्मिनल को आपको करना क्या है? ये विद्युत शेल है, ऐसे विद्युत शेल है, इसके विद्युत शेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत शेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। आपने क्रियाकलाप 2 में विद्युत शेल के एक टर्मिनल को तार के द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत शेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। यहाँ की बात कर रहा है। ए बिंदु पर देखिए, आपने यहाँ पर एक सेल लिया है। सेल में आपने तार को बल्ब के माध्यम से इसके एक टर्मिनल से होते हुए बल्ब के द्वारा सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए बल्ब जल गया है। आगे देखिए, अब देखिए चित्र चित्र 9.5 की व्यवस्था में विद्युत शेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। यहाँ पर बात हो रही है एफ व्यवस्था की। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1 मिनट में आपको चित्र दिखा दूँ। ये यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये से 6 डायग्राम आपको दिए हुए हैं। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर ये बल्ब जला हुआ है। यहाँ क्या किया है? इसने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। तो इससे क्या हुआ? बल्ब, यहाँ पर देखो बल्ब नहीं जल रहा है। थर्ड में देखिए इसने यहाँ से कट कर दिया है, तो यहाँ पर भी बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ परिपथ पूरा नहीं है, पूरा परिपथ नहीं है, केवल और केवल यहाँ पूरा परिपथ है, तो बल्ब जल रहा है। यहाँ से इसने सर्किट को यहाँ से ब्रेक किया है, इसमें यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से तोड़ दिया, फिर देखिए इसने यहाँ से काट दिया, और फिर इसने वापस कंप्लीट परिपथ है यहाँ पर, तो वापस से बल्ब जल रहा है। ऐसे देखना है आपको, पूरे 6 डायग्राम है। फर्स्ट वाले में बल्ब जल रहा है और लास्ट वाले में जल रहा है, तो भाई इन दोनों में विद्युत परिपथ पूरा है, मतलब पूरा परिपथ है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक पूरी वायरिंग हो रही है। यहाँ पर इसने कट कर रखा है सर्किट को, तो देखो इन चारों में बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर चित्र 9.5 में एप की व्यवस्थाओं में विद्युत शेल के दो टर्मिनल बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। ठीक है, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ होता क्या है? तो विद्युत शेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी जलेगा जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जब परिपथ पूरा होगा और उसमें धारा, आप धारा भी प्रवाहित कर दो, लेकिन जब परिपथ पूरा ही नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। उसके अलावा परिपथ पूरा हो तब बल्ब तभी जलेगा जब परिपथ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो और वो पूरा परिपथ पूरा हो। ठीक है, आगे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में चित्र 9.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा, भाई आप जानते हो कि विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा की दिशा विद्युत शेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, तो प्लस से माइनस की ओर होती है। आगे देखिए, जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत शेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। बात कर रहे हैं हम कि जब बल्ब के जो टर्मिनल होते हैं उनको तार के द्वारा विद्युत शेल के दोनों टर्मिनलों से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब को दीप्तिमान करती है, मतलब बल्ब को जलाती है। अब यहाँ देखिए, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। भाई क्या कारण है कि कभी कभी विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत सेल से जुड़ा होता है, फिर भी वो दीप्त नहीं होता है। तो ऐसे में मुख्य कारण हो सकता है कि आपका बल्ब फ्यूज हो। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण है? अक्षुण मतलब क्या? टूटा हुआ है। इसमें बल्ब में जो तंतु फिलामेंट होता है, क्या वो टूटा हुआ है? अब यहाँ देखिए, ये चित्र दिया गया है विद्युत परिपथ में धारा की दिशा। तो यहाँ पर विद्युत परिपथ में धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। इसका धन टर्मिनल है, यहाँ से माइनस की ओर होगी। आगे देखिए,
विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। पहला, इनमें से एक कारण ये है कि बल्ब का तंतु खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत शेल के टर्मिनलों के बीच, यदि मान लो कि विद्युत बल्ब का जो तंतु फिलामेंट जो होता है वो खंडित हो, तो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। मैंने पहले बताया था कि परिपथ पूरा होगा तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बल्ब दीप्तिमान होगा। यह क्या कह रहा है ये कि विद्युत शेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इस फ्यूज बल्ब से तंतु में इस फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि 9.5 बी सी डी ई, हम बात कर रहे हैं उन जो हमने परिपथ बनाए थे 4 बीच में जिनमें बल्ब नहीं जल रहा था उनकी, ठीक है। आपके प्रयास में, मतलब इन सब में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं हुआ, मतलब उन चारों कंडीशन में बल्ब क्यों नहीं जला भाई, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत शेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जा सकता है। क्या आपने क्या क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो आइए हम बनाते हैं कि टॉर्च को किस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम उसके लिए क्रियाकलाप 3 को देखेंगे। तो भाई विद्युत शेल के द्वारा टॉर्च बनाएंगे हम। अब देखिए, एक टॉर्च बल्ब है ना, एक टॉर्च बल्ब, ऐसी टॉर्च जो वैसे टॉर्च बल्ब तथा एक तार का टुकड़ा ले लीजिए। आपको क्या करना है, आपके घर में बैटरी होगी, उसका बल्ब निकाल लेना है और फिर क्या करना है, एक तार का टुकड़ा लेना है, ठीक है। पहले की तरह तार के दोनों सिरों को आपको करना क्या है, पहले की तरह तार के जो दोनों सिरे हैं उनको प्लास्टिक के आवरण को, अब तार है तो उस पर प्लास्टिक का कवर होगा, उस प्लास्टिक के कवर को हटा दीजिए, उसके नीचे वायर निकलेगा तांबे का। तो फिर आप आगे आगे प्रोसेस करते जाना। जैसे देखिए, आपको बल्ब लेना है टॉर्च का, फिर तार का टुकड़ा लेना है, पहले तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का जो आवरण होता है उसको हटाना है। फिर देखिए, यहाँ पर देखिए घर में तैयार की गई चित्र 9.7 में देखिए कि घर में तैयार की गई टॉर्च। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले उसका दोनों सिरों से कवर हटा लेना है, जो प्लास्टिक का कवर है तार पर। फिर उसके बाद चित्र में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे, जो बल्ब है ना उसका जो धातु का जो ढांचा है उसके चारों ओर ऐसे लपेट देना है, उसके चारों ओर ऐसे कवरिंग कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, अब भाई यहाँ पहेली क्या बोल रही है, यहाँ पहेली कह रही है, पहेली बोल रही है कि पहेली के पास बल्ब तथा सेल को जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। वो आपके लिए कुछ और ही बताना चाहती है कि पहेली कहती है कि मेरे पास मतलब इसको जोड़ने के लिए पहेली के पास बल्ब तथा सेल जो है उसको जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था से बल्ब जलेगा? तो पहले हम अपनी देख लेते हैं, ये क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं उसको बाद में इस पर विचार करेंगे। तो ये क्या कह रही है, हमने यहाँ क्या देखा था कि मतलब वायर हटा लिया, उसे बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए, ठीक है। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। जो आपका विद्युत सेल है उस पर जो एक सिरा तो आपने बल्ब के चारों ओर लपेट दिया और दूसरा है उसे क्या करना है, सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना है, ठीक है। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत शेल के जो बल्ब है ना उसके आधार, बल्ब का आधार है उसकी नोक या फिर इसके टर्मिनल को जो विद्युत शेल है उसके धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? अब बल्ब को विद्युत शेल अब बल्ब को विद्युत शेल के एक सेकंड। अब देखिए, अब बल्ब को विद्युत शेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अब भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? अब देखेंगे हम विद्युत स्विच के बारे में कि किस प्रकार जो हमने टॉर्च बनाई हम उसे बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। तो 9.4 विद्युत स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन या ऑफ करने में विद्युत बल्ब की विद्युत शेल की जो विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। आपको करना क्या है, जो आपका विद्युत बल्ब
जो आपने टॉर्च का बल्ब लिया था उसको सेल के टर्मिनल से टच कराना है, फिर हटाना है, फिर टच कराना है, फिर हटाना है। तो आप देखते क्या है, बल्ब जलेगा और बुझ जाएगा। एक तो ये टॉर्च के ऑन या ऑफ जैसे आप बटन को बंद करते हैं और चालू करते हैं उसकी तरह कार्य करेगा, मतलब कि ये एक स्विच की तरह कार्य करेगा। अब देखिए, ये एक साधारण विद्युत स्विच था, तो बिल्कुल ये एक साधारण विद्युत स्विच की तरह ही कार्य कर रहा था। आगे देखिए, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। भई आप के बार-बार थोड़ी ऐसे बल्ब को हटाओगे फिर लगाओगे, तो सुविधाजनक तो नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 4। आप 2 क्रियाकलाप 4 देखिए, आप 2 ड्राइंग पिन समझते हो? आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के एक बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, आपको 2 ड्राइंग पिन ले लेनी है। ड्राइंग पिन समझते हो? यहाँ डायग्राम में देखिए ये, ठीक है? ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन जो सेफ्टी पिन जो आपकी मम्मी यूज़ करती है वो सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, या पेपर क्लिप जानते हो जैसे पेपर में पेज ना उड़े उसके लिए फँसा देते हैं अपन, पेपर क्लिप ले लो, 2 तार, थर्माकोल या फिर लकड़ी का एक बोर्ड ले लो, उससे भी आप विद्युत स्विच तैयार कर सकते हो। अब देखिए आपको करना क्या होगा, सुरक्षा पिन जो सेफ्टी पिन है ना, सेफ्टी पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर उसे थर्माकोल की जो शीट है उसमें गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र 9.8 में देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर 2 ड्राइंग पिन है, एक सुरक्षा पिन है। एक सुरक्षा पिन में जो एक सुरक्षा पिन है उसमें पिन की जो रिंग है ना उसमें एक ड्राइंग पिन को लगाकर इसे थर्माकोल की शीट पर गाड़ दीजिए, ठीक है? सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। भई इतना मत गाड़ देना कि उसमें फँस जाए। आप देखिए कि वो आसानी से जो सुरक्षा पिन है वो आसानी से घूम सके। आगे देखिए। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह से लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र शिरा इसे स्पर्श कर सके। अब आपको करना क्या है कि अब दूसरी ड्राइंग पिन जो है उसे थर्माकोल की शीट पर इस प्रकार लगाना है कि जो सेफ्टी पिन का जो स्वतंत्र शिरा है वो इसे स्पर्श कर सके। यहाँ देखिए चित्र में, ये यहाँ पर ये एक ड्राइंग पिन, ये दूसरी, इसको इस प्रकार लगाना है कि ये जो सुरक्षा पिन है ना वो इसे टच कर सके, ठीक है? अब इस प्रकार से जुड़ा हुआ सुरक्षा इसे स्पर्श कर सके, इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा, ठीक है? आगे देखिए। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को 9.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। यहाँ देखिए ऊपर, रुको 1 मिनट, यहाँ परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह से घुमाइए कि उसका स्वतंत्र शिरा ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? तो यहाँ देखिए 9.9 में स्विच सहित परिपथ, विद्युत परिपथ। मैंने क्या बताया यहाँ पर कि आपको सुरक्षा पिन को इस तरह से सेफ्टी पिन को ऐसे घुमाना है कि जो उसका स्वतंत्र शिरा है ना वो ड्राइंग पिन को छुए। जैसे आप इस सेफ्टी पिन को घुमाएंगे तो ड्राइंग पिन को छूना चाहिए इसका शिरा, ठीक है? तब होगा क्या, अगर अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए, पहले आप इसको ड्राइंग पिन के निकट लाइए फिर हटा दीजिए। क्या बल्ब अब भी जलता है? क्या बल्ब अब भी जलता है? तब आप हटा देंगे तो परिपथ टूट गया है, यहाँ से ब्रेक हो गया है तो बल्ब बुझ जाएगा। जैसे ही वापस से उसे टच कराओगे बल्ब जलने लगेगा। अब देखिए, अब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करता है। अब सुरक्षा पिन जो है वो दोनों ड्राइंग पिनों को स्पर्श करता है, तब ये दोनों ड्राइंग पिन बल्ब के बीच के रिक्त स्थान को भरते हैं। इस स्थिति में स्विच को हम ऑन कहेंगे। भाई जब वो दोनों ड्राइंग पिन को, जो सेफ्टी पिन है वो दोनों ड्राइंग पिनों को टच कर रहा है तो मतलब कि आपका परिपथ पूर्ण है, बल्ब जल जाएगा, मतलब कि स्विच ऑन है। आगे देखिए चित्र 9.10 में देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9.10 में हो क्या रहा है, ऑन की स्थिति। अगर दोनों ड्राइंग पिन के बीच में इस प्रकार से, यहाँ देखिए दोनों ड्राइंग पिन के बीच में इस प्रकार से सेफ्टी पिन बिल्कुल टच कर रहा है तो मतलब स्विच ऑन है। ऑन स्थिति में स्विच, ठीक है? अब यहाँ अपन को थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, इस तरह से बल्ब जल जाता है। आगे देखिए, इस विपरीत
इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता है तब क्या होता है, तो स्विच बंद हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होगा, मतलब परिपथ पूरा नहीं होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भाई हमारा स्विच ऑफ है, अब बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया है। आगे देखिए, स्विच एक सरल युक्ति है जिसका प्रयोग आप बल्ब को बंद करने और चालू करने के लिए कर सकते हो। किसी भी जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, ठीक है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को, जैसे पंखा चला दो फिर बंद कर दो, तो अन्य युक्तियों के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। आपको मोबाइल चार्ज भी लगाना होगा तो आप स्विच ऑन करोगे, फिर हटाना होगा तो फिर ऑफ करोगे, तो यही सब है। आगे देखिए, अब देखिए, अनेक युक्तियों को चालू या बंद करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। अब देखिए, यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी पद्धति पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या होते हैं। भाई विद्युत चालक नाम से ही स्पष्ट है कि जो विद्युत का चालन करवाते हैं, जिससे होकर विद्युत का फ्लो हो सकता है। विद्युत रोधक जो विद्युत के मार्ग में रुकावट पैदा करे, वही विद्युत रोधक, ठीक है। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक, एक सेकंड, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको कंप्लीट। अब देखिए आगे, विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई क्या होता है विद्युत चालक, क्या होता है विद्युत रोधक है। हमें अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। तो धातु क्या होती है, विद्युत की चालक, उससे होकर विद्युत का मतलब विद्युत जो है, धातुएं जो होती है विद्युत का चालन कर सकती है, इसलिए हम उसे विद्युत चालक कहेंगे, ठीक है। देखिए, हम अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। मान लीजिए, पहले देखिए कि बूजो क्या कह रहा है। यहाँ पर बूजो कुछ बोल रहा है। बूजो ने चित्र 9.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं। यहाँ देखिए भाई, बूजो ने ये चित्र बनाया है, टॉर्च का आंतरिक आरेख बनाया है कि टॉर्च अंदर से किस प्रकार से कार्य करेगी। यहाँ देखिए, ये विद्युत सेल लगा दी है इसने, यहाँ 2 सेल की एक बैटरी बना दी है इसने, धन टर्मिनल ऋण से, ऋण धन से, ठीक है। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर बल्ब है, ये प्लास्टिक का आवरण है, स्लाइड स्विच है, यहाँ पर स्विच लगा दिया इसने। कैसे परिपथ पूरा होगा, कैसे बल्ब जलेगा, मैं आपको ऊपर सब बता चुकी हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देख, धातु के तार का उपयोग करते हैं आप परिपथ को पूरा करने के लिए। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। भाई धागे से होकर विद्युत का प्रवाह होगा क्या, तो नहीं होगा। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब जलेगा, तो बिल्कुल नहीं जलेगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, आइए इसका पता लगाते हैं। तो इसके लिए हमें एक और क्रियाकलाप करना होगा, क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथों से स्विच को अलग कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 9.12 के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि एक दूसरे को स्पर्श करे। क्या बल्ब जल उठता है, तो आप इनको स्पर्श कराओगे तो बिल्कुल बल्ब जलेगा। यहाँ पर देखिए, अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि विद्युत धारा प्रभावित करते हैं या नहीं। यहाँ इसने क्या किया है, चालक परीक्षण, मतलब किससे विद्युत धारा प्रभावित हो रही है और किससे नहीं, ये देखने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पर इस स्विच को सर्किट को ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पर
चालक परिक्षेत्र, यहाँ पर हमें चेक करना है कि भाई किससे होकर विद्युत का फ्लो हो रहा है। जब चालक परिक्षेत्र चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब जलने की जांच करना। यहाँ पर चाबी लगा दी, इससे होकर तो विद्युत धारा का चालन होगा, क्योंकि एक धातु है, चाबी में क्या है, मेटल धातु है, तो इससे होकर विद्युत का फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा। ठीक है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे कि सिक्का, कोर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, एल्यूमिनियम की पत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज, पेंसिल की लीड एकत्रित कीजिए। सबको बारी बारी से लगाकर चेक कीजिए कि कब बल्ब जलेगा और कब नहीं। फिर देखिए, चालक परिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने को बारी बारी स्पर्श कराइए और 9.12 बी ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? आपको ये सारी सामग्री लगा लगा कर देखनी है और कब विद्युत बल्ब जलेगा और कब नहीं जलेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस वस्तु से होकर विद्युत प्रवाहित होती है और इससे होकर विद्युत प्रभावित नहीं होती है, कौन विद्युत का चालक है और कौन रोधक है। आगे देखिए, यह देखिए सारणी सारणी 9.1 के समान, ये देखिए सारणी दी है 9.1 के समान अपनी पुस्तक में सारणी बनाइए और अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन करता है और कौन सा विद्युत रोधक है। तो आप देखिए, इसको जूम कर दे थोड़ा सा। अब देखिए, स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तुएं चाबी है, रबड़ इरेजर है, स्केल है, माचिस की तीली है, कांच की चूड़ी है, लोहे की खील है। पदार्थ जिसका ये बना हुआ है, तो चाबी धातु से, रबड़ तो रबड़ से ही बना है भाई, स्केल प्लास्टिक की, माचिस की तीली लकड़ी की, कांच की चूड़ी कांच की और लोहे की कील धातु की। अब बताइए कब बल्ब जलेगा और कब नहीं जलेगा। तो भाई चाबी लगाओगे तो चाबी धातु है, विद्युत को प्रवाहित करेगी तो बल्ब जल उठेगा। रबर लगाने से बल्ब जलेगा क्या? तो नहीं जलेगा। स्केल प्लास्टिक कभी विद्युत का चालन कर सकती है क्या? तो नहीं जलेगा बल्ब। फिर देखिए माचिस की तीली, लकड़ी से लकड़ी विद्युत का चालन करती है, तो ये भी विद्युत रोधी पदार्थ है, बल्ब नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी, कांच में विद्युत प्रभावित होती है तो बिल्कुल नहीं जलेगा। धातु में तो होती है विद्युत प्रवाहित, तो बल्ब जल उठेगा। आगे देखिए, आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थ से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने पर यह पता लगता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत के चालक, और जो विद्युत अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वो विद्युत रोधक। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत रोधक क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये होते क्या हैं। आगे देखिए, सारणी 9.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत का चालन करते हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत के चालन को रोकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विद्युत चालक के कुछ नाम लिखिए और विद्युत रोधक के कुछ नाम लिखिए। आप लिखिए भाई यहाँ पर नाम। ठीक है, आगे देखिए, आपने क्या निष्कर्ष निकाला है कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक है। अध्याय 2 में उन पदार्थों का स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत के चालक होते हैं? तो चमकदार तो जनरली धातुएं ही होती है और धातुएं तो विद्युत का चालन करती है। ठीक है, आगे देखिए, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, अन्य धातुएं ही क्यों प्रयुक्त होती है, क्योंकि भाई धातु विद्युत का चालन करती है। आगे देखिए, आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 9.9, जब स्विच खुली स्थिति में था, तब जब हमारा स्विच खुली स्थिति में था, मतलब सर्किट ब्रेक था, तब क्या 2 ड्रॉइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, चूंकि स्विच के दो ड्रॉइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी, बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका तात्पर्य ये कि वायु भी विद्युत रोधक होती है। भाई वायु में करंट लगता तो फिर तो बात ही अलग थी। वायु विद्युत रोधक होती है। आगे देखिए,
विद्युत चालक क्या होते हैं? विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जो विद्युत के स्विच होते हैं, विद्युत प्लग होते हैं, सॉकेट सुचालक पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, विद्युत तार, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, उन्हें बनाने के लिए रबर या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको करंट का झटका ना लगे। ठीक है, चेतावनी, यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। आपने सुना होगा कि अगर आपका जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो विद्युत विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है, लेकिन ऊष्मा की कुचालक होती है। आप विद्युत के बहुत अच्छे चालक हैं, लेकिन ऊष्मा के कुचालक हैं। जैसे आप किसी करंट के तार को छुओगे तो आपकी पूरी बॉडी में झटका लगेगा, लेकिन जब किसी तवे पर हाथ रखोगे तो केवल जिस बॉडी के पार्ट को वहाँ रखोगे वही जलेगा। तो मतलब आपकी बॉडी ऊष्मा की कुचालक और विद्युत धारा की अच्छी चालक होती है। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। यहाँ पर ये कुछ सारांश ब्रैकेट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं भाई, इनको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट में जो दिए गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विद्युत शेल विद्युत का एक स्रोत है। मैं पढ़ा देती हूँ। विद्युत शेल विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत शेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है, तंतु होता है। मैंने बताया था आपको, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत जल उठता है। आगे देखिए, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत शेल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित। यदि हम बात करें बंद विद्युत परिपथ है, तो विद्युत धारा विद्युत शेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, भाई सर्किट पूरा है, बंद है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उसके आगे यदि हम बात करें, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या फिर प्रारंभ करने के लिए, परिपथ को तोड़ने या फिर जोड़ने के लिए कार्य करता है। स्विच जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत के चालक होते हैं। जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत रोधक होते हैं। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में देखेंगे। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 9, 10, 11 11 चैप्टर है में भी आपके सिलेबस में। तो हफ्ते भर में आपकी ये 6 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। तो आगे कल देखते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।